की क्लास जहाँ से मतलब समाप्त हुई थी कल, वहीं से आगे चलेंगे। और आज हमें जो मुख्यतः पढ़ना है, भूकंप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए। भूकंप शास्त्र की एक विशेष शाखा भूकंप भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो भूकंपों का अध्ययन किसे कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, भूकंप कितने प्रकार के? भूकंप के तीन तरह के मतलब क्या होते हैं? कंपन होते हैं। कितने तरह के कंपन होते हैं भूगोल के? तो तीन तरह के कंपन आपको भूगोल के देखने को मिलते हैं मुख्यतः। सबसे पहला जो होता है प्राथमिक अथवा पी तरंगे होता है। पहला क्या होता है? प्राथमिक अथवा पी तरंगे होता है, सबसे पहला होता है, ध्यान में रखेंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, पी तरंगे की बात करेंगे तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। यदि ध्वनि तरंगों की बहुत ही अनुदैर्ध्य होती है, इसके कारण चट्टानों में संकुचन फैलाव लाती है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है? भूकंप के किस तरंग का, ठीक है, वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्यान में रखिएगा, पी तरंग का होता है, जिसकी वेग की बात करेंगे तो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यह तरंग सभी तरंगों से यह गति सभी तरंगों से क्या होती है? अधिक होती है, जिससे यह तरंग किसी भी स्थान पे सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग जो होता है नतोदर होता है, ध्यान में रखेंगे। यह ध्वनि तरंगों की बहुत ही अनुदैर्ध्य होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है। ठीक है, तो पी तरंग हो गया। दूसरा तरंग क्या है उसको भी जरा देखते हैं। दूसरा तरंग जो होता है उसको एस तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग कहते हैं? ध्यान में रखेंगे, उसको एस तरंग कहा जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव होता है। तो सबसे पहला प्राथमिक वेव को क्या बोलेंगे? पी तरंग। ठीक है, प्राथमिक वेव को तरंग। क्या बोलेंगे? पी तरंग बोलेंगे। और दूसरा वाला क्या होगा? एस तरंग होगा। ठीक है, अभी क्या था, तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है। ठीक है, और तरल माध्यम से लुप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब ये यस तरंग जो होता है ना, ठोस माध्यम से होकर गुजरेगा, और तरल माध्यम में क्या होगा? लेस मतलब क्या होगा? लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसका औसत वेग जो होगा पी तरंग से सीधे आधा हो जाता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तीन तरह के हम लोग को पढ़ना था। तीसरा क्या था? तो तीसरा होता सतही अथवा एल तरंगे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पी होगा, पी होगा, एस होगा, पी होगा, एल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, पी तरंग का वेग सबसे कम, एस तरंग का उससे कम, एल का उससे कम। ठीक है, पी एस एल। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे सतही अथवा एल तरंगे, सरफेस और एल वेव्स कहते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज किसने की? एच डी लव ने की। ठीक है, एच डी लव ने की, तो लव के नाम से इसको एल तरंग भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन्हें कई बार लो वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। एल का मतलब लव। ठीक है, लव लव। ठीक है, इसको ध्यान रखें, लव वेव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका फाउंडर था। इसका अन्य नाम आर वेव्स है। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर वेव्स के नाम से भी जानते हैं, रे लाइट वेव्स। ठीक है, आर वेव्स का मतलब क्या होगा? रे लाइट वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। ठीक है, ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। जबकि ये वाली जो तरंगे थी भूकंप का जो एस तरंगे जो थी, ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती थी। और तरल माध्यम में क्या हो जाती थी? ये तरल माध्यम में क्या लुप्त हो हो जाती है? जाती है। तरंगे लुप्त हो जाती है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तरल माध्यम में क्या हो जाती थी? तो ये तरंगे आपको लुप्त हो जाती है। जबकि ये जो तरंगे जो है, ठीक है, आर वेव तरंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, लव तरंग, लव वेव के नाम से भी जानते हैं, या फिर एल तरंग के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये तीनों माध्यम में गुजरती है। और इसकी वेग की बात करेंगे तो 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। ये जो तरंगे जो होती है ना, तो भूमि के जो भूगर्भ जो होता है उससे काफी पास में होता है, इसलिए सतही तरंगे जो होता है ना, काफी अधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो तीन तरह के जी तरंग सर। हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले कौन सा तरंग? पी प्राइमरी तरंगे। तरंग। पी तरंगे के प्राइमरी बोलते हैं या फिर प्राथमिक बोलते हैं ना। ठीक है, इसमें क्या था? इसकी स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी। आठ आठ एस की स्पीड किलोमीटर पर। कितनी थी? 4 किलोमीटर पर सेकेंड थी। और एल की स्पीड कितनी थी? 1.5 से डेढ़ सौ लेकर के। 3 किलोमीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, इसको लव वेव के नाम से भी जानते हैं, आर वेव के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय स्तर का जो तरंग जो होता है भूकंप का, उसको एस तरंग कहते हैं। सेकेंडरी वाला का जी। एस से सेकेंड याद रहेगा, पी से प्राइमरी। ठीक है, याद रहेगा ना। हम्म। पी तरंग जी सर। प्राइमरी होगा पी से। एस तरंग की बात करें सेकेंडरी होगा एस से। एल तरंग को लव वेव कहते हैं, क्योंकि इसका लव। फाउंडर को था एच डी लव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा।
और बात करें तीनों में सबसे अधिक विनाशकारी की बात करें, एल तरंग जो होता है सरफेस के एल काफी तरंग पास होता होता है, इसलिए सबसे अधिक विनाशकारी होता है। लेकिन सबसे अधिक स्पीड की बात करेंगे तो पी तरंग का सबसे ज्यादा क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, अब है भूकंप के जी अध्ययन सर। को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे? सिस्मोग्राफी। सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? अध्ययन की बात करेंगे सिस्मोलॉजी हाँ। सिस्मोलॉजी। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब भूकंप के तीव्रता को मापने के लिए किस 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 पे नापेंगे भूकंप का तीव्रता? रिएक्टर पैमाने से। रिएक्टर स्केल पे। ठीक, किस पे मांगा? रिएक्टर स्केल पे। ठीक है, वही पैमाना वही स्केल कहते हैं। यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापी जाएगी। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। जी सर। भूकंपीय तरंगों को, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंपीय तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं आपको। ठीक है, तो क्या क्या तथ्य निकलता है देखेंगे। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। क्या होता है? तो सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पे बढ़ जाता है, एवं कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर मतलब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, घट केवल जाता है। प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पे उनका वेग कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो प्राथमिक तरंगे जो होता है, पी तरंगे जो होता है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरता है, लेकिन वहां पे पहुंचने में उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, गौण तरंगे द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती। गौण तरंगे जो होता है वही बीच वाला जो होता है गौण तरंगे, द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती, जिसको हमने लिक्विड पर लेते हैं। ठीक है, ये किससे गुजरता है? केवल, ठोस। ठीक है, ठोस पदार्थ। केवल सॉलिड से। ठीक है, अब बात करेंगे एल तरंगे केवल धरातल हम्म। के पास से ही चलती है। ठीक है, इसलिए एल तरंगे क्या होता है, काफी अधिक, मतलब इसे लव तरंगे भी कहते हैं। क्या होता है? काफी अधिक मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है? हानिकारक क्योंकि होता मतलब है। क्या, धरातल के पास ही चलती है, इसलिए बहुत अधिक मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, अब विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। ठीक है, विभिन्न माध्यम से गुजरने के साथ तरंगे क्या होती है, परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। आज आपको पूरा भूकंप अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आया भी था अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, आप चलते हैं आगे। आप देखेंगे भूकंप का एक केंद्र होता है। क्या होता है? भूकंप का क्या होता है, तो भूकंप का एक केंद्र होता है। केंद्र को समझेंगे क्या होता है, देखेंगे भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। देखिए भूकंप कहीं ना कहीं से तो शुरू होता है ना, तो जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसको उस भूकंप का क्या बोलते हैं, तो भूकंप का उसका केंद्र बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भूकंप के केंद्र के निकट पी हम्म। एस एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचते हैं। यहाँ पे तीनों प्रकार की तरंगे मतलब क्या होगी, पहुंचेगी। पृथ्वी के भीतर भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप तरंगे से धरातल के पास, ठीक है, 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तरंगे, एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। तो यहाँ भूकंप के केंद्र से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भूकंप के केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, मतलब केंद्र के धरातल के साथ, ठीक है, 11,000 किलोमीटर तक पी और एस पहुंचेगा। और केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे मतलब क्या होती है, लुप्त हो जाती है। पी तरंगे अपरिवर्तित हम्म। हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इस कारण क्या होता है, तो भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी केंद्र नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को मतलब क्या बोलते हैं, तो इस क्षेत्र को मतलब शैडो जोन, मतलब छाया से। छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं, केंद्र पूछा जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना। तीन केंद्र प्रकार के कहते तरंग, हैं। सारे के सारे तरंग यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप चलिए, एक होता है ईपी सेंटर, होता है अधिकेंद्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखें भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, अब जैसे मान ली भूकंप का केंद्र तो नीचे होता है ना, यहाँ पे केंद्र हो गया। ठीक है, इसके ऊपर धरती है। ठीक है, तो ये अगर केंद्र हुआ ना, भूकंप यहाँ से शुरुआत हुआ नीचे से, इसको अगर केंद्र बोलेंगे, ठीक है, केंद्र बोलेंगे, तो भूकंप असर जो डालेगा धरती के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र, मतलब ये सेंटर हो गया। क्या हो गया, मतलब सेंटर के ऊपर, मतलब यहाँ पे धरती पे असर देखने को मिलेगा। क्या हो गया, ये अधिकेंद्र हो गया। ठीक है, इसको जरा समझेंगे। ये क्या होता है, तो अधिकेंद्र जो होता है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी का सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पे सबसे पहले पी तरंगे पहुंचते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अधिकेंद्र पे सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचेगा, पी के, ये पृथ्वी का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई, केंद्र है ये अधिकेंद्र है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट जो होता है, वहां पे सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। ठीक है, ध्यान में, हम्म। अंतर सागरीय भूकंपों का उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी के नाम से जानते हैं। आज के सवेरे आर्यन की क्लास में मैंने बताया भी था। तो जापान में, ठीक है, जो सागरीय भूकंप जो होता है, जो महासागर से जो शुरू होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो सुनामी के नाम से जानते सुनामी। हैं। ठीक है,
जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप लेखी, या फिर उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ भी मतलब 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ कितने तरह के होते हैं? देखिए गहराई से समझिए चीजों को। सिस्मोग्राफ कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। सबसे पहला क्या होता है? रॉसी फेरल स्केल होता है, फिर होता है मर्केली स्केल होता है, फिर होता है रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, तीनों याद रहेगा। तीनों का नाम एक बार सभी लोग रिपीट कीजिए। ठीक है, मेरे क्लास का मतलब एक एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तीनों का नाम रिपीट करेंगे जरा, क्या नाम है? रोसीफेरल स्केल, बहुत मार्केली सुंदर। स्केल और रिएक्टर मर्केली स्केल। स्केल, रिएक्टर स्केल। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है रिएक्टर स्केल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन रॉसी फेरल जी स्केल और सर। मर्केरी स्केल को स्किप कर देते हैं। रिएक्टर स्केल हर कोई जानता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चर्चा में मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब रिएक्टर स्केल से प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहले रिएक्टर स्केल का कार्य क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भूकंप कितने स्पीड से आया उसके तीव्रता मापने के लिए क्या होता है? ध्यान में, रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। अब रिएक्टर स्केल में कितने से कितना मतलब गणना की जाती है, तो ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक। क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, क्या होता है? 1 से लेकर, लेकिन जैसा ही रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 7 से ज्यादा पहुंचती है ना, ठीक है, मतलब 7 तक तो विनाशकारी होता है, लेकिन 7 से जैसे ही ज्यादा हो गई ना, बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। जैसे नेपाल में 8 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, इसीलिए आपने देखा से नेपाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उस समय। आई थिंक 14-15 में जब भूकंप आई थी तब की बात बता रहा हूँ। आप देखिए रिएक्टर स्केल क्या होता है, तो देखिए भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकल्प अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने किया। क्या नाम था उनका? चार्ल्स रिएक्टर था। इनका जन्म बिल्कुल ठीक है, 1935 में इसकी खोज की गई। तो चार्ल्स रिएक्टर ने जब इसका खोज किया तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? रिएक्टर स्केल पड़ा। ठीक है, यह लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक यह ध्यान रखिए, कई बार पूछा है कितने से कितने तक होता है। बहुत आदमी 1 से 10 मार 1 से देते 9। हैं, 0 से 10 मार देते हैं। नहीं, ठीक है, 1 से 10। ठीक, कितना होता है? 1 से कितना होता है? 1 से 9 1 से तक 9 होता है। तक। कितना होता है? 1 से 9 तक होता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में मतलब क्या होता है? 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। ठीक है, लेकिन जैसा ही मतलब 6.2 की तीव्रता का अर्थ जो होता है शक्तिशाली भूकंप। 6.2 का जैसे ही मतलब आगे बढ़ेगा भूकंप क्या होगा? शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, 7 के आसपास अगर जाएगा ना तो विनाशकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाशकारी। अगर 2-3 भूकंप आएगा तो किसी को पता भी नहीं चलता, हल्का भूकंप होता है, आपको इस फील भी नहीं पता चलेगा से हाँ सर। मतलब कुछ ऐसा है। हाँ, तो 2-3 पे नहीं पता चलता। ठीक है, 4-5 पे थोड़ा बहुत पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मतलब स्केल 6.2 होगा ना, देन यू फील, ठीक है, वो शक्तिशाली भूकंप होता है। ठीक है, 7 के बाद जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? विनाशकारी हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह गिरने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंसान की मतलब मौत होने लगे, मतलब दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, ध्यान में ये सारी चीजों को रखना है। ठीक है, तो ये आपने भूकंप अभी समझ लिया। मैं भूकंप से आप प्रश्न पूछ लूँ आप लोगों से, फटाक से जल्दी से बोलिए। सर इसमें रॉसी फेरल स्केल ये क्या सी माप? नहीं पूछता उससे। ठीक है, मैंने बता दिया 3 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः माप सभी मापने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन प्रचलन में जो होता है रिएक्टर स्केल ही है। ठीक है, आप हमें बता भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? 2 मिनट लेंगे, जल्दी जल्दी। सिस्मोलॉजी। हम्म, भूकंप के प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव को किस नाम से जानते हैं? पी तरंग से। पी तरंग के नाम से। इसकी औसत गति कितनी होती है पी तरंग की? 8 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 8 किलोमीटर क्या होती है? पर सेकेंड। ठीक है, पर ध्यान में रखेंगे। सेकेंड। ये मतलब इसकी तरंग जो होती है ध्वनि तरंगों की भौतिक ऐसे अनुदैर्ध्य वो होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये तरंग जो होती है किसी भी स्थान पे सबसे पहले मतलब क्या होती है? पहुंचती यही पहुंच, सेंटर के पास में सबसे पहले यही पहुंचेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जी चलते सर। हैं दूसरा नंबर का जो होता है जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? इस तरंग। बिल्कुल ठीक है, इसको मतलब एस तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मतलब क्या होता है? वो अनुदैर्ध्य था पी, तो ये मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है ये? अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता अनुप्रस्थ होता है? है जो केवल बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे कैसा होता है, तो ये अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, ध्यान, इसकी वेग कितनी होती है? 4 क्योंकि किलोमीटर इसकी पर सेकेंड। बिल्कुल 4 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वेव होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तरल माध्यम से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती है? नहीं सर उसमें नहीं लुप्त हो गुजरती है, केवल जाता ठोस माध्यम से होकर ही मतलब गुजरेगी। ठीक है, तरल माध्यम से होकर ही नहीं गुजरेगी, केवल ये ठोस माध्यम से होकर मतलब क्या होगी? गुजरेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर तरंग को किस नाम से जानते हैं? है। एल तरंग से।
बिल्कुल, तीसरा नंबर की तरंग को हम लोग एल तरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जितने भी लोग नए आएंगे सारे लोग मतलब क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो सभी लोग होमवर्क चैनल डाला हुआ है ग्रुप में, ठीक है, पहला ही लिंक है, सभी लोग होमवर्क ग्रुप को मतलब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बताया मैंने एस तरंग के मतलब आपने क्या बताया, 4 किलोमीटर क्या बताया, तो पर सेकंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा नंबर का तरंग क्या था, सतही अथवा मतलब क्या था, एल तरंग था, याद रखिएगा। एल इन्हें तरंग धरातलीय लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज किसने की थी, जी लव ने की थी। एच डी लव ने की थी, इसीलिए इसको और किस तरंग के नाम से जानते हैं, वेव्स। बिल्कुल, ठीक है, एल वेव्स। वेव्स के नाम से जानते हैं, लव वेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तरंगे की बात करेंगे तो ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है, ठीक है। ये तीनों माध्यम जी से सर, आपकी क्या हो सकती है, तो तीनों माध्यम से आपकी गुजर गुजर सकती है, सकते इसको हैं। आपको बिल्कुल, ठीक है। तीनों माध्यम से मतलब क्या होती है, ये तरंगे मतलब क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। इसकी स्पीड की बात करेंगे, स्पीड कितनी होती है इसकी, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड। बिल्कुल, ठीक है, मैक्सिमम 3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड होती है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों को, ठीक है, किस मापक के यंत्र से रेखांकित किया जाता है, क्या बताएंगे, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है, ध्यान में रखें, सिस्मोग्राफ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कौन सी तरंग होती है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती है, एक ही होती है, पी होती है, एस होती है, पी एल होती है, तरंग कौन सी सर। तरंग, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान पी में, पी तरंग। तरंग की बात करेंगे तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है, लेकिन वहां पे जाकर उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है या फिर कम हो जाता है, क्या बताएंगे, उनका वेव। बिल्कुल, ठीक है, वहां पे जाकर उसका वेग जो होता है क्या हो जाता है, ठीक, कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे एल तरंगे केवल धरातल के पास ही मतलब चलती है, इसीलिए मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मतलब क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। विभिन्न माध्यमों से गुजरने के समय ये तरंगे मतलब क्या होता है, परावर्तित तथा अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। और ध्यान में इसको रखना है। लूसेंट आपका जो पेड पे जो रहेगा ना, उसमें 2 से 3 बार लूसेंट करा दूंगा, ठीक है, शुरू से करा दूंगा, मतलब पेज बाय पेज आपको लूसेंट जी करा सर। दूंगा शुरू से लेके अंत तक, ठीक है, ताकि अच्छा हो जाए, ठीक है, बाकी यहाँ पे तुम पढ़ा ही रहे। बात करें केंद्र की, बात करें केंद्र किसे कहेंगे, भूकंप का केंद्र कौन होता है, उद्भव स्थान होता है। जहाँ बिल्कुल, से भूकंप का स्टार्ट होता केंद्र है। की बात करेंगे, भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का मतलब क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब भूकंप के केंद्र के निकट मतलब तीनों प्रकार की तरंग मतलब क्या होती है, पहुंच जाती है, पहुंच ठीक है, सकते हैं। ध्यान रखिए। जबकि अधिकेंद्र किसे कहेंगे, इपी सेंटर किसे कहते हैं भूकंप का, पृथ्वी पे केंद्र को। बिल्कुल, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह, ठीक है, पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और अधिकेंद्र पे सबसे पहले कौन सी मतलब पहुंचती है, क्या बताएंगे, पी तरंग सर। बिल्कुल, ठीक है, पी तरंग पहुंचती है, ठीक है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, सुनामी के सुनामी। नाम से। बिल्कुल, सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, बात करेंगे 3 प्रकार का स्केल मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे क्या होता है, भूकंप की मतलब तरंगों की तीव्रता मापने के लिए इनको सिस्मोग्राफी या फिर भूकंप लेखी भी कहते हैं। तीनों प्रकार का स्केल का नाम बताइए, सीफेरल स्केल, मर्केरी मर्केरी और रिएक्टर स्केल। पहले रिएक्टर स्केल की मतलब खोज किसने की और कब की थी, तो क्या बताएंगे, चार्ल्स रिएक्टर 1935। 1935 में सर, बहुत चार्ल्स सुनिए, कितनी रिक्टर। से अधिक अगर तीव्रता अगर हो जाएगी, कितनी तीव्रता अगर अधिक हो जाती है तो इसको मतलब शक्तिशाली भूकंप समझा जाता है, क्या बताएंगे, 6.2 से ज्यादा। बिल्कुल, 6.2 तीव्रता का अर्थ होता है शक्तिशाली, उससे ऊपर जाएगा तो विनाशकारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जाएगा जी तो सर। विनाशकारी होगा, भवन वगैरह विनाशकारी। गिरने लगेंगे, ठीक है, विनाश। अब चलिए विभिन्न प्रकार के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक देखेंगे, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखेंगे, ठीक है, और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर आज हम लोग का 75 बचा हुआ जो क्या बोलते हैं, 75 जो बचा हुआ है जो है किसका टेस्ट जो है आपका, क्या बोलते हैं उसको, बीपीएससी का। बीपीएससी का, वो भी हमको करना है, ठीक है। और कल से आपको, कल से नहीं आई थी, दिवाली के बाद से आपको परमानेंट कम से कम मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, 25 सेट कम से कम हिस्ट्री का सेक्शनल सेट, 25 सेट पॉलिटी का, 25 सेट ज्योग्राफी का, ठीक है, ये सारा सेट आपको सेक्शनल वाइज कराया जाने लगेगा, जैसे बीपीएससी का एग्जाम आएगा तो उसके बाद आपको आप सप्ताह में एक दिन आपको परमानेंट पूरा पूरा टेस्ट भी दिया जाएगा टोटल चीज का, ठीक है। तो दिवाली के बाद आपका मुख्यतः 70 फाउंडेशन के लिए मतलब ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जी अभी सर। जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी नए लोग हैं सभी लोग होमवर्क ग्रुप से मतलब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। होमवर्क ग्रुप का लिंक जो है से आपका डाला हुआ है मेन ग्रुप में, सबसे पहला मैसेज वही है, ठीक है, तो सब प्लीज ज्वाइन, जो भी नए लोग हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम देखेंगे आप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखेंगे, ठीक है। तो निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां कितनी प्रकार की होती है,
तीन तो प्रकार। तीन प्रकार के आकृतियां जो होती है निर्माण के, सबसे पहले पर्वत होता है, फिर पठार होता है, फिर मैदान होता है। ठीक है, मनुष्य का निवास स्थान की बात करेंगे तो लगभग सभी जगह पे मनुष्य रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक मनुष्य का जो घना बस्ती जो होता है मैदानी भागों में होता है, हालांकि पर्वत पे भी रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग पर्वत के बारे में देखेंगे। पर्वत की बात करें उत्पत्ति के आधार पर पर्वत जो होता है चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं पूछेगा ब्लॉक पर्वत कौन होते हैं, फ्रांस पर्वत कौन है, लेकिन इसका एग्जाम्पल पूछ देता है ये पर्वत जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ब्लॉक माउंटेन। समझेंगे ब्लॉक माउंटेन होते हैं क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, आपको ये करना से इसका एग्जाम्पल केवल रट लेना से ये ब्लॉक माउंटेन का, ये ब्लॉक माउंटेन का प्रकार है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वही पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे उसका केवल एग्जाम्पल याद कर लेंगे जो कि नीचे दिया ही होगा। तो देखेंगे जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो ऐसे पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बीच में धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी, खाली स्थान। ठीक है, इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र मतलब भ्रंश कगारों में सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण कौन है, तो ध्यान में रखिएगा वासजेस, ये फ्रांस का पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट कई बार एग्जाम में पूछा है, बड़ा VPI होता है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपको जर्मनी का जो है, ये तो पहले तो दो तरह के प्रश्न पूछेगा, ब्लॉक पर्वत कहाँ है, तो क्या बताएंगे, जर्मनी। जर्मनी में है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत किस प्रकार का, ब्लॉक फॉरेस्ट किस प्रकार का मतलब पर्वत है, क्या बताएंगे, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे, ब्लैक क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक बार और भी पूछता है, ठीक है, साल्ट रेंज। ठीक है, साल्ट रेंज कहाँ पे है, तो बहुत लोग इसको गलत आंसर करते हैं। ठीक है, इंडिया में बता देखने, पाकिस्तान में पड़ता है। किस प्रकार का पर्वत है ये, साल्ट किस प्रकार का पर्वत है, ब्लॉक। तो चलिए ब्लॉक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखें ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज। ठीक है, वास्टे जो है फ्रांस में, ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आबू ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो दी है उसको देखेंगे। भूसन्नति, ठीक है, भूसन्नति का भूगोल वेत्ता के कोबर। तापीय संकुचन किसने दिया था, पर्वत निर्माण के ये सिद्धांत है। ठीक है, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान में क्या है, तो पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भूसन्नति किसने, कोबर ने दिया था। तापीय संकुचन किसने दिया था, जेफरीज ने दिया था। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया था। ये पूछता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने दिया था, ये पूछा है। ठीक है, संवहन तरंग किसने दिया, होम्स ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी जोली ने दिया था, ये भी पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, इसमें से तीन याद कर लीजिए आप, ये याद कर लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन याद कर लीजिए और संवहन तरंग याद कर लीजिए। ठीक है, ये सबको क्या कीजिए, याद कीजिए। एक बार रिपीट कीजिए इसको, किसने किसने दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। ठीक है, बहुत बार पूछा है ये। ठीक है, संवहन तरंग किसने दिया था, होम्स ने दिया था। संवहन किसने दिया था, होम्स ने दिया था। अब प्लेट विवर्तनी किसने दिया था, तो ध्यान में रखिए किसने दिया था, बिल्कुल ठीक है, हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको करते हैं, इसको और भी डिटेल से देखेंगे। प्लेट विवर्तनी की, ठीक है, प्लेट विवर्तनी की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के, ठीक है, टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। किसने किया था, तो प्लेट विवर्तनी की शब्दावली, सबसे पहले शब्दावली किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखिए शब्दावली की बात है, पर्वत से भी संबंधित है, भूकंप से भी संबंधित है। ठीक है, दोनों से विवर्तनी की शब्द जो है, ठीक है, संबंधित है। ठीक है, तो 1965 में किसने दिया था, तो टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने दिया था। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कि वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, मॉर्गन को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की बात करेंगे, जॉर्डन नदी घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होते हुए जेवेंजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जॉर्डन नदी घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई, ठीक है, जेवेंजी नदी तक 4800 किलोमीटर, ठीक है, लंबी है। भारत की भी एक नदी है जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। क्या नदी, नाम क्या है उसका, रिफ्ट में बहती है, रिफ्ट वैली में बहने वाली भारत की नदी का नाम क्या है, अरे क्या नाम है, मतलब नर्मदा, नर्मदा ही ना बहती है साहब रिफ्ट वैली में, नर्मदा ताप्ती। बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की बात करें, जॉर्डन नदी घाटी, इतना ध्यान में रखें, 4800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत को क्या बोले, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक है,
तो बात करेंगे अपशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो ये पर्वत चट्टानों के अपवर्तन के फलस्वरूप मतलब क्या होता है, निर्मित होते हैं। अपशिष्ट पर्वत भारत में आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा, जरा इसका एग्जांपल है रख लीजिएगा, जैसे बात विंध्याचल एवं सतपुरा। ठीक है, विंध्याचल एवं सतपुरा किस प्रकार के माउंटेन का एग्जाम्पल है, अपशिष्ट है। ठीक है, ध्यान। नीलगिरी की बात करेंगे तमिलनाडु वाला, पारसनाथ झारखंड वाला, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, और भारत के सियरा स्पेन में पड़ता है, गैसा एवं बूटे अमेरिका में पड़ता है। तो एग्जाम में तो सीधा सीधा आपसे पूछेगा, बताइए सियरा इनमें से किसका प्रकार है, फल का प्रकार है, माउंटेन का प्रकार है, नदी घाटी है। इस तरह का भी प्रश्न आजकल पूछने लग रहा है। सियरा क्या है, तो माउंटेन है, स्पेन में पड़ता है। किस तरह का माउंटेन है सियरा, तो क्या बताएंगे, किस तरह का माउंटेन, बिल्कुल ठीक है, अपशिष्ट है। ठीक है, गैसा एवं बूटे की बात करें अमेरिका में पड़ता है, ये भी एक माउंटेन है। ठीक है, ध्यान रखिए कैसा माउंटेन, अपशिष्ट में। ठीक है, पूछेगा, ठीक है, विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, सारे के सारे आपको भारत में आपको देखने को मिलता है। किस प्रकार का माउंटेन है, तो क्या बताएंगे, अपशिष्ट है। क्या है, ध्यान में रखेंगे, अपशिष्ट है। ठीक है, आरावली छूट गया क्या, आरावली भी तो अपशिष्ट में ही आता है ना, आरावली भी इसी में आता है ना, आरावली नहीं दिया हुआ। ठीक है, लिख देता हूँ। रासाना हिल्स किसका पाठ है, रासीना हिल्स, सर अरावली नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत है, नहीं, प्राचीन ना। अपशिष्ट में आता है ना वो अरावली, अपशिष्ट है। एक बार देख बलित लीजिएगा, मेरे पर्वत हिसाब का से उदाहरण, अरावली नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन बलित तो कभी हो नहीं सकता सर। नवीन नवीन तो हिमालय है। नवीन ही नहीं। है तो मुझे बताइए कहाँ पे, मुझे मेरे हिसाब से अपशिष्ट सही है, अगर गलत है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, अगर हो सकता है गलत हो, माइंड ही तो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अब संचित पर्वत में चलते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, रेगिस्तान में मुख्य रूप से ये बनता है। वो देखिए रेगिस्तान में जब वो आता है ना, तूफान जब आता है ना, तो बालू को एक जगह मतलब क्या है, ढेर लगा देता है। ठीक है, वो एक समय के बाद बन जाता है। ठीक है, बालू का स्तूप जो होता है ना, मतलब बड़ा बड़ा बालू एक जगह जमा हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे बनते बनते पर्वत बन जाते हैं रेगिस्तान में, उसी को बोलते हैं। ठीक है, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा एक स्थान पर जमा होने रहने के कारण बनने वाला पर्वत को संचित पर्वत बोलते हैं। रेगिस्तान में बनने वाला बालू का स्तूप जो होता है इसी श्रेणी में आता है। अंतिम वाला फोल्ड माउंटेन जिसको बलित कहते हैं, इससे भी बहुत बड़ा, ये एकदम हरा भरा माउंटेन होता है ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने पर बनते ये लहरदार पर्वत है। क्या है, लहरदार पर्वत, जिनपे असंख्य, ठीक है, अपनतियां एवं अभिनीतियां होती है। हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय की बात करेंगे, आल्पस की बात करेंगे, यूराल की बात करेंगे, और मतलब रॉकी। रॉकी किस महाद्वीप पे पड़ेगा, रॉकी बताइए तो जरा हमें, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, एंडीज कहाँ पड़ेगा, एंडीज दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। यूराल कहाँ पड़ेगा, यूराल ये सीमा पर है, यूरोप और एशिया की सीमा पर है। यूराल। आल्पस कहाँ पड़ेगा, आल्पस यूरोप में पड़ेगा। यूरोप में। ठीक है, हिमालय तो आप लोग जानते हैं, भारत में, चीन में, नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, थोड़ा सा पाकिस्तान में, सब जगह पर आल्पस आपको देखने को मिलेगा इन सब देशों में। ठीक है, मतलब मुख्यतः एशिया में। ठीक है, चलिए अब बात की, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष मतलब पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किसकी है, एंडीज है। एंडीज का है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848, कहीं कहीं पे 50 भी रहता है। नेपाल में देखने को मिलता है। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, सागर माथा। में चोमोलुंग क्या था, चौ से कुछ है। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है, दिया ही होगा क्या, हाँ, चुंगबुंगा कुछ ऐसा ही है। हाँ, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, जिसकी हाइट के 5895 है। कहाँ पे देखने को मिलता है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे चोमुलंगमा, चोमुलंगमा। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, आप देखिए बलित पर्वतों के निर्माण में आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो ही फ्लैट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है। ठीक है, जहां पे अभी हिमालय पर्वत खड़ी है, जहां पे अभी हिमालय पर्वत खड़ी है, वहां पे पहले क्या थी, हम थे, आप थे, थेसिस सागर थे, या फिर कुछ नहीं था। ठीक है, तो क्या था वहां पे, तो कभी वहां पे थेसिस सागर हुआ करता था। बहुत सुंदर। ठीक है,
तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे पर्वत से संबंधित है, ध्यान में रखें। भूकंप से भी संबंधित है, ठीक है। ध्यान में, बलित पर्वत का निर्माण इसी आधार पे हुआ। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय थेसिस सागर था। विशाल भू अभिनीत अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण थेसिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया। क्या हो गया? ऊपर हो गया, जिसके कारण संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय का मतलब क्या होगा? निर्माण हुआ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ध्यान में देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप बोल रहे थे ना अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मैं बताया ना आपको, तो आप लोग लिख पे रहे थे, ठीक है। भारत का अरावली पर्वत विश्व का पुराने बलित पर्वतों में से गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई इतना है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी मानते हैं। अच्छा, दोनों दिया हुआ है, अपशिष्ट पर्वत भी है, यहाँ पे लिखा हो पुराने बलित पर्वतों में से गिना जाता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, वो तो पता ही है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली को अपशिष्ट मानते हैं। मतलब यहाँ पे बलित भी दे दिया हुआ, अपशिष्ट भी दिया हुआ, ठीक है। चलिए, आप भी बलित सही भी थे, दिया गलत है, नहीं थे। पुराना वाला दिया है सर, नवीन वाला थोड़ा दिया है। हाँ, पुराना बलित पर्वत में से एक माना है इसको, तो अभी वर्तमान समय में तो अपशिष्ट में ही मतलब काउंट होगा। ये यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? अरावली से साबरमती, साबरमती। लूनी निकलता है वहीं से, नाग की पहाड़ी से, मतलब उसी का रेंज में है। रेंज में, इसका ठीक है। दूसरा तो सबसे यहाँ ऊंचा चोटी माउंट सेरा। माउंट सेरा, ठीक है, बहुत हाँ, सुंदर, दूसरा। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब मैं कुछ पर्वत का नाम पूछ रहा हूँ, बताइएगा किसका है, ठीक है। यूराल किसका पार्ट है, बताइए। यूराल यूरोप का। पर्वत में बताना है अच्छा, किसका, मतलब कौन ये से पर्वत का है? बलित अच्छा, का है, यूराल अपशिष्ट का है, वलित, किसका है? वलित लग रहा है, वलित। बलित का नवीन है, बलित ठीक है। पर्वत है। हाँ, ठीक है। सतपुरा किसका है? सतपुरा पर्वत का है, ठीक है। रेसिडुअल का, ठीक है, ध्यान रखिए। अपशिष्ट ये रेगिस्तान में जब बालू की रेत का जो स्तूपा बनता है, किस प्रकार के पर्वत में आएंगे? जमा हो रहा है, संचित पर्वत आएगा। संचित में आएंगे। किस में आएंगे? संचित में आएंगे, ठीक है। इसको सबको याद कर लीजिएगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के किस देश में है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया। बिल्कुल तंजानिया। तंजानिया में। हाइट की बात करें 5895 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप सर यही चलेंगे, आगे आईआईटी चलेंगे। खोल रहा है ना, आईआईटी मुंबई। हाँ, मुंबई। नहीं, वो तो लॉन्ग नहीं, आइलैंड कौन है? आईआईटी मद्रास खोल रहा, आईआईटी मद्रास खोल रहा है मद्रास, तंजानिया हाँ, में। मद्रास। क्लोव आइलैंड पे। हाँ, जंजीबार द्वीप, जंजीबार एकदम पे सही बोला। जंजीबार प्रीति उसी को अगलाया बोलते में हैं ना। उसकी हेड, प्रीति हाँ, अगलाया। प्रीति अगलायम, बिल्कुल, हाँ, आज ही तो क्लास में हुआ था सवेरे वाले में। आप चलते हैं पठार, ठीक है। तो बेचारा पठार जो था पर्वत से छोटा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धरातल पे विशिष्ट चतुर्भुज जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग मतलब चौड़ा होता है और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई की बात 300 से 500 फीट होती है, ठीक है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार, जिसकी हाइट की बात करेंगे 16,000 फीट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मतलब क्या होता है? पठार होता है, ठीक है। लेकिन विश्व का छठ किस पठार को बोलते हैं? तिब्बत, पामेर, पामेर का पठार। पामीर का पठार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पामीर का पठार, ठीक है। कहाँ तिब्बत पड़ता में, है सर ठीक है, पामेर का पठार? तिब्बत में ही पड़ता है पामीर का पठार, तिब्बत में बोलते हैं, ठीक है। या फिर विश्व का छठ उसको बोला जाता है। बोल्बिया का पठार की 12,000 फीट हाइट है। कोलंबिया का पठार का 7800 फीट हाइट है। लेकिन मुख्यतः पठार जो होता है 300 से लेके 500 मतलब फीट का होता है। पर्वत जैसा लगता है, लेकिन पर्वत जैसा ऊंचा नहीं, पर्वत नुकीला होता है। ये क्या होता है? सपाट होता है, ठीक है। लेकिन भूमि से क्या होता है? ऊंचा होता है, ठीक है। झारखंड वगैरह में तो खूब दिखता है आसपास में, ठीक है। तो इसको आपको देख लीजिएगा, ठीक है। बाबा धाम जाएंगे तो बहुत सारा रास्ता में दिख जाएगा। उस पर्वत में एक्चुअली में पठार ये छोटा छोटा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता अंत पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बना होता पठार जो होता है उसको अंत पर्वतीय पठार बोलते हैं। एक होता पर्वत पदीय पठार होता, पर्वत तल एवं मैदान के बीच उठे समतल भार को पर्वत पदीय बोलते हैं। एक होता महाद्वीपीय पठार होता है, ठीक है, जब पृथ्वी के भीतर तथा लैकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर जाता, ऐसे पठार बनते जैसे दक्षिण का पठार। एक होता तटीय पठार होता है, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को मतलब क्या बोलते हैं? तो तटीय पठार बोलते हैं। ये सब आपको याद नहीं रखना, बस जगह का ध्यान में रखिए कौन पठार कहाँ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गुबंधकार पठार होता है, चलन क्रिया का फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ जो है भारत में पड़ता है, गुबंधकार पठार का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीजें याद रखनी है पठार में से? सबसे बड़ा पठार की बात करेंगे तो तिब्बत का पठार है। हाइट कितना बताया आपने? तो 16,000 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है बोल्बिया का पठार, 12,000 फीट है,
ठीक है। कोलंबिया का पठार 7800 फीट है। 7800 पठार जो फीट है। अंत पर्वतीय था, पर्वत पदीय था, ये सब नहीं भी याद रखेंगे कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। भूमि में तीसरा में हम लोग पढ़ना मैदान, मैदान से प्रश्न खूब बनता है, ठीक है। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मतलब क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मैदान में सबसे बड़ा कंडीशन क्या होता है, समतल होना चाहिए, ठीक है। मैदान भी अनेक तरह का मैदान, जैसे होता है अपर्दनात्मक मैदान, ये क्या होता है, नदी, हिमानी, पवन जैसे शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार का मैदान बनते हैं, जो निम्न है। जैसे लोएस्ट मैदान होता है तो ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, लोएस्ट से प्रश्न पूछा है, ठीक है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट मैदान कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लोएस्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है तो ध्यान में रखिएगा, ये हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा, ठीक है, उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित जो मैदान होता है उसको लोएस्ट मैदान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कास्ट मैदान होता है, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहते हैं, ठीक है। उसका संप्रदाय मैदान होता है समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ तो उसको संप्रदाय मैदान होता है। संप्रदाय मैदान का निर्माण कैसा होता है तो नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। तो लोएस्ट वाला तो देखिए पूछते हुए अभी तक मुझे और नहीं मिला इसमें से। ग्लेशियर मैदान देख ही सकते हैं, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाया जाता है उसको ग्लेशियर मैदान कहते हैं, विशेष प्रकार के वन आपको देखने को मिलता है। रेगिस्तानी मैदान क्या होता है तो रेगिस्तानी मैदान तो आप लोग जानते, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण क्या होता है, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, उसको रेगिस्तानी मैदान कहते हैं। अंतिम में क्या निपेक्षात्मक है, ठीक है, क्या होता है नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, कहाँ पे बहती है मिसिसिपी, हांगो जिसको पीली नदी कहते हैं, ठीक है। इस सब का जो मैदान जो है ना सर निक्षेपात्मक मैदान के एग्जाम्पल। मिसिसिपी कहाँ बनती है, मिसिसिपी मसूरी नदी कहाँ बनती है, यूएसए में, बहती है यूएसए। यूएसए में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार का मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। निपेक्षात्मक मैदान में जलोढ़ का मैदान भी आएगा आपको, ठीक है, जो कि भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इससे भी प्रश्न कई बार पूछा है। देखेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां में, ठीक है, उत्सुतु कुआं, ठीक है, जिसको एरिट्रेशियन वेल कहते हैं, गीजर, घोल रंध्र, ठीक है, डोलाइन, कास्ट झील, युवाल, पोलिये, कंदरा, ठीक है क्या पढ़ेंगे इसको, स्टेलेकाइट, स्टेलेगमाइट, लैप, ये सारे के क्या सारा के सारा स्थलाकृतियां है। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ये, इसमें से एक हाईलाइट किया हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक उत्सुतु कुआं ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे भूमि की स्थलाकृतियां है। कभी कभी दे देगा 4-5 ऑप्शन पूछेगा कौन नहीं है तो ध्यान में उत्सुतु ध्यान में रखिएगा, गीजर, घोलरंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, ठीक है, स्टेलेकाइट, ठीक है, स्टेलेगमाइट, ये सारे के सारे जो है किसके है स्थलाकृति के एग्जाम्पल है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां सर्फ, बेला, चली, टंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बालो, ये सारे के सारे मतलब किससे बनते हैं, सागरीय जल। ये वाला देखे थे कहीं पे पूछा था, सर्क से पूछा था प्रश्न एक बार। ये हिमनद द्वारा, ठीक है, हिमनद द्वारा मतलब ये स्थलाकृतियां बनेगी जिसका नाम है सर्क है, टार्न है, अरेट है, हार्न है, नुनाटक है, फ्योर्ड, फ्योर्ड से कई बार प्रश्न पूछा है, ड्रमलिन से प्रश्न पूछता है, ठीक है, फ्योर्ड हो गया, ड्रमलिन हो गया, ठीक है, ये सब हिमनद के द्वारा बना गया स्थलाकृति है, ठीक है। इससे बना ये सारे के सारे हिमनद से बना है, ठीक है। यहाँ पे यही फ्योर्ड से प्रश्न पूछा है, ठीक है। बहुत गहरी हिमनद जिसमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पे होती है उसको फ्योर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको डिफाइन कर, इसको याद कर लीजिए। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिनमें समुद्री जल भर जाता है, ठीक है, तथा जो समुद्री तट रेखा पे होती है उसको क्या बोला जाता है, फ्योर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्क क्या होता है तो सर्क गहरे, लंबे एवं चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी और अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क, ठीक है, झील तथा टान झील बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सर्क के शीर्ष पे अपर्दन होने पे हॉर्न का निर्माण होता है, हॉर्न सर्क के शीर्ष पे, ध्यान में रखेगा। आल्पस पर्वत की चोटी की बात कर मैटन हार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न है, ठीक है। तो एवरेस्ट की बात करेंगे किसका एग्जाम्पल है तो हार्न का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है तो हार्न के एग्जाम्पल है, ठीक है। आल्पस पर्वत की बात करेंगे चोटी जो, वो भी हार्न का एग्जाम्पल है जो कि सर्क के शीर्ष के अपवर्तन से मतलब निर्मित हुआ है, ठीक है। लगातार अपवर्तन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार की बात करेंगे
तो कंघी या आरी के समान अटकों के रूप में होता है। इन्हें मतलब क्या अरेट या फिर तीक्ष्ण कटक कहते हैं, जिन पर चढ़ना मतलब क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। ठीक है, काफी अधिक नुकीला हो जाता है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसलिए इस कारण ऐसे अंडे की टोकरी, ठीक है, बास्केट ऑफ एग्स ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है किसको, ड्रमलिन को। ठीक है, तो ये सारा एक बार आप लोग इसको पढ़ेंगे तो तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पीडीएफ ऑलरेडी होमवर्क ग्रुप में डाला हुआ है, एक बार सभी लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा, फिर इसको दोबारा तेबारा करवाने की कोशिश करेंगे। होमवर्क ग्रुप का लिंक डाला हुआ, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर वहां पे डालते रहता हूँ फोटो खींच खींच के। नया वाला लूसेंट है, अगर जिनके पास नहीं भी हो तो वो भी सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो थे ध्यान में रखें। उसके बाद आगे क्या, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जिसमें जिवगेन आता है, यार्डंग आता है, इशेनबर्ग आता है, ठीक है, छत्रक आता है, पलैया, लैगुन, ठीक है, बरखान, लोयस, पेडीप्लेन, ये सारे के सारे पवन के द्वारा है। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब काफी ज्योग्राफी का फैक्ट है, टफ है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं, बिहार एसएससी में हिस्ट्री पॉलिटी ज्यादा नहीं रहता है, सबसे ज्यादा वेटेज आपको ज्योग्राफी के मिलेगा, इसलिए पॉइंट दिमाग में डाल लीजिए। और ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा जाता है, रिकॉर्ड रहा है आज तक बिहार एसएससी का, तो बिहार एसएससी में ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी सब बना लेगा, लेकिन ज्योग्राफी बहुत अच्छा क्वालिटी का, ज्योग्राफी और साइंस, जिनका ज्योग्राफी और साइंस अच्छा होगा उनका बिहार एसएससी आराम से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का ज्योग्राफी पूछा जाता है, इसलिए ज्योग्राफी को और साइंस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी और साइंस को ही चुना है लूसेंट से कंप्लीट करवाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ के आए कीजिए, इसलिए सब नया सब लग रहा होगा, लेकिन पढ़ के आएंगे तो काफी अधिक हेल्प मिलेगा। ठीक है, पीपीएससी टीचर के लिए कहाँ से तैयारी करें? आप लूसेंट पढ़िए ना, लूसेंट एक बार नया वाला लूसेंट खत्म कीजिए ना, एक भी टीचर का प्रश्न से बाहर से नहीं आएगा। आप लाइए पिछल का क्वेश्चन उठा के लाइए, हम लूसेंट से सारा प्रश्न खोज दे रहे हैं। 6 to 8 के लिए जीके पढ़नी है, उसके लिए पूछ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, आप लूसेंट कंप्लीट करके जाए ना, इतना बढ़िया बनाया नया वाला लूसेंट। पुराने वाले की बात की, नया वाला लूसेंट बहुत बढ़िया बना दिया है, काफी अधिक हेल्प मिलेगा। अब कम समय आप कहिएगा मैं एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, द बेस्ट वे तो होगा एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन क्या 2 महीना 3 महीने में एग्जाम होगा, एनसीईआरटी खत्म कर पाएंगे सारे विषय का? नहीं खत्म कर पाइएगा। एनसीईआरटी तो नहीं खत्म हो पाएगा। वही ना, इसलिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के रिवीजन के लिए बेस्ट है, आपको स्कोरिंग कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मरु टिब्बा क्या होता है। देखिए मरु टिब्बा की बात करेंगे, सैंड ड्यून्स हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले जो टीला जो होता है उसको मरु टिब्बा कहते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या बोलते हैं उसको, सैंड ड्यून्स, हिंदी समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब अवरोध मतलब कहीं ना कहीं से हवा उड़कर अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अवरोध मिलेगा, तो हवा उसे टकराएगा। ठीक है, सारा वहां पे रेत जो होगा गिर जाएगा। ठीक है, जब रेत वहां पे गिरेगा तो ऊंचा होते जाएगा। ठीक है, वही मतलब क्या बना देगा, मरु टिब्बा बना देगा। ठीक है, नवचंद्रकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा से निकली होती है, ठीक है, बरखान कहलाते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में मतलब जम जाती है तो इसे मतलब लोएस कहते हैं। ठीक है, अंतिम वाला क्या है, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री भृगु, ठीक है, भुजिया, लैगून झील। लैगून झील ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा। इसका एग्जांपल है रिया तट। रिया तट भारत का पश्चिमी तट की बात करें, रिया तट के नाम में जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेक, ठीक है, डल्सियन, डल्सियन की बात करें, यूगोस्लाविया का तट, ये नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा तो आप समझ में जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे नदी द्वारा स्थलाकृतियां जो निर्मित जो होती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आकार से कई बार भी आकार का पूछता है प्रश्न, तो उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो महाखंड या गॉर्ज, कैनियन, भी आकार की घाटी, ठीक है, क्या भी आकार की घाटी, जलप्रपात, ठीक है, छिपरिकाय, लाल गर्तिका, विसर्फ, ठीक है, ध्यान, विसर्फ, नदी वेदिका, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील, याद रखिएगा। ठीक है, गुम्फित नदी, डेल्टा, ये सारे के सारे मतलब स्थलाकृतियां किसके द्वारा, इस सारे के सारे स्थलाकृतियां का निर्माण होगा, तो ध्यान रखें नदी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा है इसे। बात करेंगे महाखाड़ी का गॉर्ज जिसको कहते हैं, कैनियन, भी आकार की घाटी, ठीक है, जलप्रपात, ठीक है, छिपरिकाय, जलगर्तिका, विसर्प, नदी वेदिकाए, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, दोनों जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख भी, ठीक है, गोखुर झील, ठीक है, गुम्फित नदी, डेल्टा, ठीक है, इस सारे के सारे मतलब किसके द्वारा आकृति बनेगी, इस सारे के सारे भूमि के जो आकृति बनेगी नदी के द्वारा बनेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
आगे क्या है, गहरी नदी घाटी जिनकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, उससे मतलब गॉर्ज कहते हैं। याद कर ले, गॉर्ज किसे कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से प्रश्न आपसे पूछेगा भारत की कौन सी नदी घाटी गॉर्ज का निर्माण करती है, ये प्रश्न पूछता है। डिफिनेशन भूल जाइए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा नदी घाटी भारत में गॉर्ज का निर्माण करेगा उसको आपको ध्यान में रखेंगे। तो भारत में सतलज नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियां अपने पर्वतीय भागों में गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और कैनियन गॉर्ज का विस्तृत रूप कोलोराडो कैनियन है। कैनियन गॉर्ज का विस्तृत रूप क्या है, कोलोराडो कैनियन यूएसए, जो कि कोलोराडो नदी द्वारा बनता है, विश्व की सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो कैनियन गॉर्ज जो है, जो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है क्या बताएंगे, यूएसए में बनता है। किस नदी के द्वारा बनता है, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि विश्व का मतलब क्या है, सबसे अधिक मतलब क्या है, ध्यान, विश्व का सबसे अधिक मतलब प्रसिद्ध मतलब क्या है, तो गॉर्ज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, जब नदी की तलहटी ऊपर खाबर रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, तो क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, और क्षिप्रिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोपानी जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका में आबसन और ठीक है खौरतम के बीच, ठीक है ध्यान रखिए, अफ्रीका में आबसन और खौरतम के बीच नील नदी की कई क्षिप्रिकाएं तथा सोपानी अलग अलग जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में, क्षिप्रिकाएं बनाने का काम नील नदी करती है, अफ्रीका की नदी है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। और जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उनकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है, क्योंकि पर्वत से नदी उतरा तो स्पीड तो काफी तेजी रहेगी ना, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो। लेकिन मैदानी भाग में जब प्रवेश करेगी तो समतल मैदान में चलेगी या फिर ऊपर की ओर जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा, स्पीड क्या होता है नदी का, मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में लाए हुए नदभार को गिरिपथ में निपेश कर देती है। कालांतर में निपेक्षित नदभार गिरिपथ से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है। ठीक है, तो नदी जो लेकर आती है अपने साथ बहुत सारा निपेश जो लेकर आती है पर्वत से, तो वो मतलब पानी के साथ जब चलते रहता है वो स्पीड के साथ बहुत आगे बढ़ते रहता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है तो उसको अपने साथ उसको आगे ढोने की शक्ति मतलब क्या हो जाती है, उनकी खत्म हो जाती है, तो उसको छोड़ देता है। क्या करता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चल के वही निपेक्षित नदभार जो होता है, जो लेकर आते रहता है गिरिपाद से बाहर की ओर, मतलब शंकु के रूप में मतलब क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को मतलब जलोढ़ शंकु कहते हैं, जो कि उपजाऊ होता है। ठीक है, जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अत्यधिक अधिक तथा जलोढ़ की मात्रा कम होती है वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। ठीक है, तो हिमालय हो गया, रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से निकलने वाली नदी जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है, तो हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, इन तीनों जगह से निकलने वाली जो नदियां जो होती है कैसे इसका निर्माण करती है, तो जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। आप इतना ही याद रखो। ठीक है, भूल जाओ जलोढ़ कैसे कैसे बनता नहीं, बस ध्यान में रखिएगा। हिमालय, रॉकीज और एंडी से निकलने वाली, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कहा किस पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। ऑप्शन देगा हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, या फिर इनमें से सभी। तो क्या लगाएंगे, या फिर छोड़ के चले आएंगे, बिल्कुल क्या लगाएंगे, तो इनमें से सभी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिल्कुल इनमें से सभी लगा कर आएंगे। ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नदी जो क्या होती है, नदी प्राय सीधी नहीं बहती, हमेशा नदी जो होता है सीधी नहीं बहती है। नदी जो होता है ना क्या होता है, सांप की बहुत ही बल खाती चलती है। ठीक है, ऐसे 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 सांप को देखेगा सीधे चलते हुए। ठीक है, बल खाते चलते, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भूमि के जैसा होता है ना, भूमि का आकार की वजह से होता है। ठीक है, यानी मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, नदी के इन मोरों को विसर्प कहते हैं। क्या बोलते हैं, नदी के इन मोरों को क्या बोलते हैं, तो नदी के इन मोरों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, जब नदी मोर से अत्यधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नदी क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे जब नदी मोर से अधिक घुमाव हो जाता है मुख्य नदी से अलग हो जाता है, इस अलग हुए भाग को मतलब गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गोखुर झील कहते हैं। तुर्की का मियांडर, याद रखिएगा तुर्की का मियांडर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा एवं गंडक तथा इटली की पो नदी अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इटली के पो नदी को गंगा बोला जाता है। इटली का क्या बोला जाता है, इटली को पो नदी को इटली के गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें विसर्प के लिए कौन कौन सा नदी आ जाएगा, तुर्की की मियांडर। मियांडर का मतलब ही घुमावदार होता है। क्या होता है, मियांडर का मतलब ही क्या होता है, घुमावदार होता है। अमेरिका के मिसिसिपी, भारत की गंगा, ठीक है, एवं गंडक, इटली की पो नदी अपने विसर्प एवं गोकुल झील के लिए मतलब क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब यहाँ पे देखेंगे आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक मतलब क्या होती है, शक्तिशाली होती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अब यहाँ पे लटकती घाटियां क्या होती है, ठीक है, हैंगिंग वाला, जैसे यू आकार की घाटी एवं मोरन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, यू आकार की घाटी के तल चौड़े एवं किनारे मतलब क्या होता है, चिकने तथा ढाल क्या होते हैं, तीव्र होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंक होल होता है जिसको मतलब जल निर्गम छिद्र कहते हैं, और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पाई जाती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऊपर में ये सब जो था ना, विसर्प वाला याद रखिएगा, शंकु वाला याद रखिएगा। जलोढ़ शंकु कौन बनाता है, ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि कौन कौन बनाता है जलोढ़ शंकु, हिमालय, रॉकी और एंडीज पर्वत से निकलने वाली नदियां। ठीक है, और बात करेंगे विसर्प कौन बनाएगा, विसर्प वाला कौन, गोकुल झील का निर्माण कौन करेगा, तो मियांडर, अमेरिका के मिसिसिपी, भारत की गंगा, गंडक, इटली की को नदी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। अब ये फियड तट हो गया, रिया तट हो गया, इससे बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, खत्म ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा इस प्रकार से होता है। सबसे पहला फियड तट होता है, क्या होता है, तो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। इसमें ध्यान में रखिएगा, फियड तट का एग्जाम्पल याद रखिए, नॉर्वे का तट जो है ना फियड तट का उदाहरण है, बस इतना ही ध्यान में रखिए, विशेष नहीं। नॉर्वे का तट किसका उदाहरण है, तो फियड तट का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में, नॉर्वे का तट किसका उदाहरण है, फियड तट का उदाहरण है। ठीक है, आप चलते हैं रिया का तट, नदियों द्वारा अपवर्तित उच्च भूमि। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है। अभी जा रही क्या एकदम आवाज, हेलो, जी सर आवाज आ रही है सर। ठीक है। मैं ये कह रहा था नॉर्वे का तट की, स्क्रीन गया। स्क्रीन गया, स्क्रीन आया, आ गया सर। आया, यस सर। जी सर। चलिए, अब मैं यहाँ पे बताया था नॉर्वे का तट जो है तो किस प्रकार का तट का उदाहरण क्या है, रिया या फिर फियड, फियड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नॉर्वे के तट की बात करेंगे तो फियड तट का मतलब क्या है, आपका उदाहरण है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे हैफा तट। ठीक है, हो गया, सॉरी ये तो नहीं बताया ना। रिया तट का अगर उदाहरण पूछेगा ना तो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट का उत्तरी भाग की बात करेंगे, रिया तट का उदाहरण। भारत क्या प्रायद्वीप, ठीक है, देखिए एक द्वीप होता है, एक होता है प्रायद्वीप होता है। द्वीप जो होता है चारों तरफ से मतलब क्या होता है, समुद्री मतलब बोले जल से मतलब घिरा हुआ होता है। प्रायद्वीप जो होता है एक तरफ से मतलब उसका भूमि जो होता है जमीन से खुला होता है, तीन तरफ से मतलब क्या होता है, जल से घिरा होता है। भारत के एक तरफ क्या है, हिंद महासागर है, एक तरफ आपका अरब सागर है, एक तरफ क्या बंगाल की खाड़ी है, तीन तरफ से समुद्र हो गया, दक्षिण पश्चिम और पूरब की तरफ से क्या समुद्र है, जबकि उत्तर की तरफ से क्या भारत की भूमि खुला हुआ है। ठीक है, भारत क्या प्रायद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में अगर पूछेगा रिया तट का एग्जांपल कोई बताओ तो ध्यान में रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। और रिया तट और फियर तट किस तरह, तो सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब नॉर्वे का तट जो है फियर तट का एग्जाम्पल है। हैफा तट के बारे में देखते हैं, तो सागरीय तटीय भाग में से किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाएं की समानांतर श्रृंखला होती है जिसमें सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करते हैं। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो यूरोप का बाल्टिक तट किसका उदाहरण है, तो हैफा तट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो हैफा तट का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, डाल्मेशियन तट है, इसमें देखेंगे क्या होता है, तो देखेंगे समांतर पर्वतीय कटकों वाले ईंटों के धसाव से ठीक है डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। ठीक है, कल से आपका क्लास जो होगा ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि कल से आपको पढ़ना है महाद्वीप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, महादेश पढ़ना है, एशिया पढ़ना है, अफ्रीका पढ़ना है, यूरोप पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला। अभी तक जो था थोड़ा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बस इसको एक दो बार और करेंगे ना बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखें डॉल्मेशियन तट का एग्जांपल की बात करेंगे तो यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट जो होता है इसका उदाहरण होता है। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं।
चलिए अब एक बार मैं एग्जांपल पूछ लूं, नॉर्वे का तट किसका उदाहरण बताइए, नॉर्वे का तट यार्ड तट का। फिएट का। चलिए प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट किसका उदाहरण है, रिया रिया तट तट का। सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। यूरोप का बाल्टिक किसका उदाहरण है, हेम्फत ठीक है। यूगोस्लाविया का बात कर, यूगोस्लाविया का जो तट जो जिसका उदाहरण है, डोलमेशियन तट का। किस प्रकार से बनेंगे ये जो भूमि का जो बन रहा है, किसके वजह से बन रहा है, तट रेखा किसके वजह से, सागरीय जल तरंग के द्वारा, किसके द्वारा, सागरीय जल तरंग के द्वारा, जल ठीक है। तरंग के द्वारा। आप चलेंगे आगे, देखते आगे क्या है, ठीक है। आगे एक होता है निर्गम समुद्र तट होता है अष्टल, देखेंगे अष्टल खंड के ऊपर उठने वाला समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पे स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ तथा मेहराब मिलते हैं। भारत के गुजरात का कठियावाड़ा तट निर्मित समुद्र तट इसका उदाहरण। निर्गत समुद्र तट का उदाहरण क्या, भारत का कठियावाड़ा, ठीक है। तो भारत के कठियावाड़ा तट जो है, ठीक है, निर्गत समुद्र तट का उदाहरण, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग वन में आते हैं, ठीक है। वन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। वन में आपको ध्यान में रखना, पूछेगा से कौन से वन में कौन सा लकड़ी पाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा है और पूछता ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो वन थोड़ा हम लोग क्या करते हैं अभी करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें वन, यस सर। ठीक है। तो देखेंगे वन की बात करेंगे तो जैसा हम लोग भूमि के बारे में पढ़ा, तो वन भी निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए वन को जो हम लोग बांटते हैं ना, तो किस यहाँ पे कितना वर्षा होता है ना, वर्षा का जो वार्षिक जो होता है ना, ठीक है, उसी के आधार पर मतलब वन को बांटा जाता है। आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है, तो इस प्रकार का वन विषुवतीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, ये जो वन जो होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है, तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। माइक बंद कर लीजिए। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जहां पे 200 सेंटीमीटर से मतलब क्या होनी चाहिए, अधिक मतलब वर्षा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। और जब यहाँ पे जब वर्षा जब ज्यादा, यहाँ पेड़ों की पत्तियां मतलब चौड़ी होती है, यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन कहने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें बारिश अच्छा खासा होता है। अब पेड़ों की पत्तियां पूरी तरीके से कभी भी नहीं झड़ती। अब पेड़ों की पत्तियां कैसी होती है, तो पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे ना, काफी घने बिरोसी की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। हमेशा बारिश होती रहती है तो वन काफी घना होता है, तो दिन के समय भी सूर्य का जो रोशनी जो है ना, से वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए दिन में भी अगर इस वन में जाओगे तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा, ठीक है। आमतौर पर यहाँ डीड कास्ट, जैसे यहाँ पे कोनो रोजवुड मिलेगा, आबनूस मिलेगा, महोगनी मिलेगा, याद कर लीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन लकड़ी मिलेगी, रोजवुड, आबनूस मिलेगा, महोगनी मिलेगा। बचपन में हम लोग फिल्म देखते थे, एनोकोंडा वाला फिल्म देखते थे, देखे थे ना। जी सर। एनोकोंडा वाला फिल्म देखते, अमेजन नदी बहती रहती थी, अमेजन का जो जंगल जो होता था, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एनोकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप जो होता है ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही आपको पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूंगा, कौन कौन सा लकड़ी मिलता है वहां पे, कौन कौन सा वृक्ष मिलता है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी। चले वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी चौड़ी होती है। तो क्या सारी पत्तियां हमेशा गिर जाती है, नहीं 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 सर, नहीं खुद से नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब आगे चलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या होता है, पर्णपाती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पर्णपाती से मतलब, पर्णपाती मतलब पत्ता को मतलब गिर जाना, ठीक है। क्या होता है पर्णपाती का मतलब, क्या होता है पत्ते मतलब क्या होता है, गिर जाना, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ मानसूनी वन होता है। क्या होता है, यह मानसूनी वन होता है, जहां वर्षा कितना होता है, तो 150 सेंटीमीटर से मतलब वर्षा क्या होती है यहाँ पे कम होती है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है, जैसे भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में यह वन मतलब पाया जाता है। कहाँ पे, तो भारत में बात करें, भारत में उष्ण कटिबंधीय वनवासी वन आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, मध्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। जल संरक्षण रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देती है, क्या करती है,
पतिया झाड़ दे, कि मानसूनी वर्षा तो हर समय नहीं ना हो सकता है, एक समय वर्षा होता है एक समय नहीं होता, तो जल के संरक्षण रखने के लिए यहाँ के वृक्ष जो होती है अपने पत्ते को मतलब क्या करती है, झाड़ देती है। इन वनों में पाए जाने वाला ढीठ काष्ठ वृक्षों में साल, ये आर्थिक दृष्टि से वन काफी महत्वपूर्ण होता है, साल मिलेगा, सागवान मिलेगा, नीम मिलेगा, शीशम मिलेगा, ठीक है, ध्यान इस वन में मिलते हैं। बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर देखे कैसा होता है, उसका मुंह काफी मतलब क्या होता है, मुंह उसका काफी मतलब क्या होता है, गोल्डन, क्या सोना जैसा होता है गोल्डन लंगूर का, ठीक है, गोल करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को, मैं दिखाता हूँ आपको गोल्डन लंगूर कैसा होता है। देखिए ये रहा आपका गोल्डन लंगूर, एक मिनट, पूरा फेस काला है और बॉडी ब्राउन है। देखा, वो काला है इसका, बाकी गोल्डन है। ठीक है, ये गोल्डन लंगूर है, ठीक है। आप लोग को करवाऊंगा ना, तो इसी तरह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करते, चित्र के माध्यम से, सब कुछ के माध्यम से आपका मेंस का मतलब क्या होगा, फाउंडेशन बैच होगा, ठीक है, पूरी तरह से आधुनिक तरीके से, ठीक है। तो जो भी लोग 70 बीपीएससी के लिए पीटी प्लस मेंस के लिए सीरियस है, या फिर और भी उनको जीके जीएस को अपना बहुत बढ़िया करना है, तो आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआती फी बहुत 399 का भी 1.5 वर्षों के लिए रखा गया है, ठीक है। पूरा 70 बीपीएससी आपको करवा दिया जाएगा उसमें, ठीक है। बाकी 25 बच्चों के बाद 499 फी रखा गया है, जिसमें से आई थिंक 15-16 लोग तो जुड़ भी चुके हैं, ठीक है। यही आपका क्या है, गोल्डन लंगूर है, ठीक है, समझ गए। जी सर। कितना स्मार्ट है ना, आगे चलते हैं। जी सर बहुत। चलिए देख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब कैसा वन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वन में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में, भारत में, मध्य अमेरिका में वन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक समय के बाद पत्ता क्या होता है, झड़ जाता है, क्योंकि जल का संरक्षण करना होता है, ठीक है। बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, गोल्डन लंगूर, बंदर इस वन में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन, तीसरा नंबर पे क्या होगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये क्या होता है, यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होती है, सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ पे बाज, चीर, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपका ज्यादातर पूछता है इससे, ठीक है, इससे पूछता है प्रश्न, ठीक है, इससे प्रश्न पूछता है, इससे कम पूछता है, फिर इससे भी प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, शीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्णपाती से पता ही चल रहा क्या होता होगा, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पे अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलता है। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ में बात करें, बांज है, एस है, बीच आदि है, ठीक, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है, ठीक है। ध्यान, यहाँ पे देखिए दो चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना शीतोष्ण पर्णपाती में यहाँ पे दो प्रकार का विशेष पक्षी पाए, जिसको फिंजेट और मतलब मोलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंजेट और मोलान क्या पक्षियों के प्रकार है, ठीक है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे एक और भी होता है ना, भूमध्य सागरीय वनस्पति, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा है, क्या होता है भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होता है, तो इसको जरा देखेंगे। तो महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार में पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वही महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। ये कहाँ पे मिलेगी, तो ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा होते हैं। यहाँ का वन्य जीव कम है, ठीक है। मतलब ये भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र जो होगा ना, यहाँ पे जो फसल जो होगा ना, मतलब फल जो है खट्टा होता है, क्या होगा यहाँ पे खट्टा होगा, ठीक है, क्या होगा खट्टा होगा, ठीक है। ध्यान में कैसा होगा,
खट्टा होगा, मतलब नींबू कुल का मिलेगा। क्या क्या कौन कौन सा फल होगा? तो आमतौर पर संतरा मिल जाएगा, अंजीर मिल जाएगा, जैतून मिल जाएगा, अंगूर मिल जाएगा। नींबू वंश के फल मतलब मुख्यतः यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब भी कोई खट्टा फल का एग्जाम्पल दे, जब भी कोई मतलब खट्टा फल का एग्जाम्पल दे तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो समझिएगा भूमध्य सागरीय वनस्पति का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे चलें। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे शंकुधारी वन, ठीक है, क्या है, शंकुधारी वन, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, ठीक है, 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें टैगा भी कहते हैं, शंकुधारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शंकुधारी वन को क्या बोलते हैं, टैगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शंकुधारी वन को मतलब क्या बोलते हैं, टैगा बोलते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम, ठीक है, काष्ठ वाले फलदार वृक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष की बात करें कैसा होता है, नरम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लंबा होता है, ठीक है, सदाबहार वन होता है। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, कागज बनाने के लिए होता है, ठीक है। अगर पूछे कागज बनाने के लिए वन कहाँ पे मिलेगा, शंकुधारी वन मिलेगा, ठीक है। ये मतलब धूप को खोजते 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 ना काफी ऊपर चला जाता है, इसलिए काफी लंबा भी होता है, ठीक है। जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम होता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। आपका माचिस बॉक्स में जो बक्सा जो देखते हुएगा ना, वो यहीं से मिलता है। माचिस के तिल्ली जो होता है ना, तिल्ली का जो विशेष प्रकार का जो लकड़ी जो बना होता है, यहीं से मिलता है। चीर हो गया, देवदार हो गया आदि इन वनों के प्रकार है, ठीक है, वनों के पेड़। यहाँ सामान्यतः रजत, ठीक है, लोमड़ी, ठीक है, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे, ठीक है, जानवर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टुंड्रा वनस्पति, आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। बहुत ठंडा होता है टुंड्रा वनस्पति में, जो वृक्ष जो पाए जाएंगे वो बहुत अधिक मतलब क्या होता है, मतलब काफी ठंडा मौसम होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अधिक ठंडा मौसम होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत ही मतलब सीमित मतलब क्या देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मतलब क्या होता है, सीमित मतलब प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलती है। जैसे काई मिल जाएगा, लाइकेन मिल जाएगा, छोटी मोटी झाड़ियां मिल जाएगी। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब सालों भर मतलब क्या होता है, सालों भर बर्फ गिरते रहता है। तो यहाँ पे सालों भर जो बर्फ गिरते रहता है, तो आप देखोगे यहाँ का जो जानवर जो होगा ना, उसका मतलब त्वचा कैसा मोटा हो जाएगा, क्या होगा, मोटा होगा। यहाँ पे मतलब जानवर में आपको देखेंगे, ठीक है, यहाँ के जानवर में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जानवर में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ के जानवर में आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा, उनकी मतलब जो त्वचा जो होगी कैसी हो जाएगी, तो काफी मोटा होता है, बड़े बड़े फर पाया जाता है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये देख रही है, ये क्या है, ये जी सर, क्या है, ये भालू, बहुत खतरनाक है अगर आपको छोड़ दिया जाए। हाँ, लेकिन क्या है, ध्रुवीय भालू है, बड़ा डेंजरस होता है, छोड़ दिया जाए ना स्थिति खराब कर देगा, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है शरीफ, लेकिन है नहीं, ठीक है। हाँ, ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसका देखिए बॉडी देखिए, ठीक है, त्वचा भी मोटा का, बड़े बड़े फर होंगे। फर क्यों होंगे, ताकि मतलब इनको क्या चीज से रक्षा करेगा, इनको क्या चीज से रक्षा करेगा, तो ठंडा से मतलब इनको क्या करेगा, बिल्कुल रक्षा करेगा, ठीक है। क्या चीज से रक्षा करेगा, तो इनको ठंडा से मतलब इनको रक्षा करेगा, बर्फ से मतलब बचाएगा, क्योंकि सालों भर यहाँ पे क्या होते रहता है, तो सालों भर यहाँ पे क्या गिरते रहता है, तो सालों भर यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे सालों भर यहाँ पे क्या गिरेगा, ठीक है। ध्यान, इसको पोलर बियर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक पेंगुइन है, ठीक है, पेंगुइन एक प्रकार की चिड़िया है, ठीक है, लेकिन उड़ नहीं पाती बेचारी है, ठीक है। देखिए देखिए याक देख रहे हैं, ये भी ठीक है, नहीं बट बहुत ज्यादा पाया, ये पोलर बियर देखिए, इसका बॉडी इतना क्या होता है, बहुत वो होता है, ठीक है। आर्कटिक पेंगुइन हो गया, हिमालय था, इसको बोला जाता है, ताहर बोला जाता है, ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा में था। ये आर्कटिक फॉक्स है, लोमड़ी है ये, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब कैसे टुंड्रा एनिमल्स है, कैसा, ये देखिए माउंटेन गोट है। बीपीएससी 68 बीपीएससी में माउंटेन गोट से प्रश्न पूछा, अगर किसी ने अगर दिया होगा तो याद होगा, ठीक है। इसको खाने की इजाजत दे दी गई है, माउंटेन या कि माउंटेन गोट से कुछ प्रश्न पूछा गया। देखिए इसके बॉडी देखिए, ठीक है, ये सब मतलब टुंड्रा में आपको देखने को आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इनका शरीर कैसा होता है, शरीर
वो एक फसाई होता है ना, जो मतलब ऐसा दर्जा दिया था, हिमालयी याक से प्रश्न पूछा था, उसको खाने के लिए मतलब प्रतिबंधित चीज से हटा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे कि मोटी चमड़ी कैसी होती है, इनकी मोटी होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर में सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, जो अभी दिखाया ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। ठीक है, तभी मैंने आपको दिखाया ना, ये क्या था, एक मिनट, ये आपका क्या है, बर्फीली। ठीक है, कहाँ गया, ये ध्रुवीय लोमड़ी है। ठीक है, ये क्या है, ध्रुवीय लोमड़ी है। ये वाली क्या, बर्फीली, बर्फीली भालू कहाँ गया, पोलर बियर। ये आपका पोलर बियर गया। इसको पोलर का मतलब क्या, बर्फीली। ठीक है, भालू का मतलब भालू तो जानते ही। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। रेगिस्तान में जाएंगे तो क्या कटीली झाड़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी, तो भाई साहब कटीली झाड़ी को पानी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, उनको पानी नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं, उनकी जड़ें क्या होती है, लंबी हो जाती है। उनकी जड़ें कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्यों लंबी हो जाती है, क्योंकि पानी की खोज करते करते ना बहुत नीचे की ओर चले, पानी को ढूंढते ढूंढते कहाँ चली जाती है, बहुत नीचे की ओर चली जाती है। इनकी उनकी जड़ें कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे थोड़ा घास के मैदान भी देख लेते हैं। उसके बाद कल हम लोग मुख्यतः महादेश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एशिया से शुरू करेंगे और ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे। कितने महादेश है, 7 7 है, जिसमें से 6 में मुख्यतः लोगों के द्वारा निवास किया जाता है। किस एक में नहीं करते हैं, अपार्टिक नहीं, सॉरी क्या, ठीक है, अंटार्कटिका में नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अंटार्कटिका में नहीं करते हैं। हम तो बोले क्या, चलिए आगे चलेंगे तो घास के मैदान। ठीक है, अब बेटे घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित करता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ठीक है, यहाँ घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इस घास के स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की हाइट 3 से 4 मीटर तक होती है। ठीक है, और 3 से 4 मीटर तक होती है। तो हाथी, जेबरा, हिरन, जिराफ, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इस घास को ना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछेगा सवाना कैसा घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोज कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज कैसा, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। लेकिन ये नहीं पूछेगा, ठीक है, साथ में ये भी पूछेगा कि बताओ सवाना कहाँ देखने को मिलता है, अफ्रीका में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, अफ्रीका में देखने को मिलता है। कंपोज कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्राजील में देखने को मिलता है। ठीक है, लानोज कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वेनेजुएला में देखने को मिलता है। अगर पूछेगा लानोज, अगर वेनेजुएला, कोलंबिया अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो दक्षिण अमेरिका दे देगा। क्या देगा, कि दोनों नेशन कहाँ के, दक्षिण अमेरिका का नेशन है। ठीक है, तो सवाना कहाँ दिखेगी, अफ्रीका में दिखेगी। कंपोज कहाँ पे दिखेगी, ब्राजील में दिखेगी। लानोज कहाँ दिखेगी, तो ध्यान रखिए वेनेजुएला में दिखेगी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको क्या रखने, याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमिया की बात करेंगे। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की घास की छोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमिया कैसी होती है, छोटी होती है एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः क्या देखने, जंगली भैंसा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जंगली भैंस देखने, बाइसन देखने को मिलेगा, एंटीलोप, ये सब जानवर को जानते हैं कि नहीं, बांसी और एंटीलोप को जानते हैं कि नहीं, एंटीलोप को लकड़बग्घा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लकड़बग्घा। क्या बोलते हैं, लकड़बग्घा बोलते हैं एंटीलोप को। नहीं जानते एंटीलोप को, क्या जानते हैं, गांव देहात में बहुत कहानी प्रचलित है, इसलिए बच्चे को उठा के ले जाता है। देख के दिखाता हूँ। ठीक है, इसके जो होते हैं ना, देखिए इनके जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनके, ये काफी इनके लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ये खतरनाक होता है हिरन थोड़ा। है। ये अपने, हाँ, तो उसे हिरन का इतना वो नहीं होता है। ठीक है, ये देख रहे, ये एंटीलोप है। ठीक है, ये एंटीलोप है। ठीक है, ये एंटीलोप में आता है। क्या आता है, ये एंटीलोप है। ठीक है, इसका ये जो होता है ना, ये नुकीला बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देख रहे हैं, अब इसको क्या बोलोगे, ये हिरन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये लकड़बग्घा है, एंटीलोप। देखिए मार देगा इससे, बस कहानी समाप्त हो जाएगा। मिल कर आइए आप लोग एक बार। ठीक है, मिल कर आइए, ये एंटीलोप है। ठीक है,
अब एक मैंने बाइसन तो पता, बाइसन पता है कि नहीं? नहीं नहीं बाइसन भी नहीं पता है? इंडिया में आप लोग रहते हैं ना? जी। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना ये, मिलेंगे इससे? नहीं डरावना है। देखिए अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बाइसन है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बाइसन है, देख रहा ये है? भैंस है। भैंस जैसा है लेकिन भैंस है नहीं, ठीक है। बाइसन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं ना, अमेरिकन बाइसन है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। क्या है ये? बाइसन है। बाइसन। भैंस से मिलता जुलता है लेकिन है बाइसन, ठीक है। हर्बीवोरस होता है, ठीक है। हर्बीवोरस समझती है ना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। ये एक तरह का मतलब उसी तरह का स्निक्ट के कगार पे है, ठीक है। क्या है? स्निक्ट के कगार पे है ये बाइसन, ठीक है। देखिए इसी तरीके से पूरा चित्र के माध्यम से मैं पूरा बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स करवाऊंगा आप लोगों का, ठीक है। चिंता ना करें, ठीक है। चलिए बहुत चित्र दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पेरी की बात करेंगे तो ध्यान में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कोई जंगली भैंसा, ठीक है। बाइसन वही जंगली भैंस का ही प्रकार होता है, ठीक है। एंटीलोप आए, इनमें से निम्न नाम से जाना जाए। अब ये पेरी जो होता है कहाँ दिखेगा? पेरी जो होता है संयुक्त अमेरिका में, कनाडा में देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अर्जेंटीना कहाँ पे, सॉरी फ्रांस, पंपास कहाँ पे देखने को मिले? पंपास अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, ठीक है। बेल्ट कहाँ पे देखने को? बेल्ट साउथ अफ्रीका। दक्षिण ठीक है। अफ्रीका। डाउन्स कहाँ पे देखने को मिले? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी कहाँ देखने को? स्टेपी यूक्रेन और इसको बोलते हैं रोटी का डलिया। किसकी डलिया बोलते हैं? रोटी की डलिया बोलते हैं, ठीक है। डलिया डलिया बास्केट, ठीक है। बास्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्केट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। एसटीपी में किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन। जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध होने से किसकी कीमत बढ़ गई? गेहूं की कीमत बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन में क्या होता था? यूक्रेन में बहुत अधिक गेहूं का उत्पादन होता था, इसलिए यूक्रेन में एसटीपी पाया जाता है, जिसको रोटी की डलिया बोलते हैं। रूस हो गया, चीन हो गया, चीन हो गया, मंचूरिया का प्रदेश हो गया, चीन के मंचूरिया का प्रदेश, ठीक है। इस सबको मैं एसटीपी के नाम से एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। शबाना, कंबोज या लानोज की बात, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का एग्जाम्पल है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान की बात करें, पंपास हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, एसटीपी हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए। आप पूछेंगे पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। पेरी कहाँ पे? संयुक्त अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में मुख्यतः पेरी। बेल्ट की बात करेंगे साउथ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में। एसटीपी की बात करेंगे, एसटीपी एशिया एवं यूरोप में। कहाँ पे? एशिया एवं यूरोप में देखने को मिलता है, ठीक है। मुख्यतः कहाँ पे? यूक्रेन में, रूस में, चीन के मंचूरिया प्रदेश में और एशिया के कुछ भागों में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो एसटीपी देखने को मिलेगा। कल क्या पढ़ेंगे? तो कल मतलब महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कल महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप के कल बायो पढ़ेंगे, ठीक है। महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इस सारे को करवा दिया। होमवर्क ग्रुप का लिंक नीचे डाला हुआ, सारा पीडीएफ वहां पे डाला हुआ। मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एनी डाउट? एक बार अगर पढ़ लेंगे तो इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।